है। आप इसमें देख सकते हैं कि इस चैप्टर में आपको रेजोनेंस के बारे में बताई जाएगी। पार्ट 8 में आपको एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में, और बाकी पार्ट 7, पार्ट आपका 6 है, 5 है, सब में काफ़ी डिटेल्स में इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन की गई है। तो आज के क्लास में हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रेजोनेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन है जो कि देखने को मिलती है एलसीआर सीरीज सर्किट में। बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं और पता भी नहीं होता, समझ भी नहीं पाते हैं आसानी से। इसके लिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, बुक में एक एग्जाम्पल समझाया गया है जिसमें आपको बताया गया, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा मान लीजिए एक झूला है स्विंग, और आप उसको मान लीजिए उसको ऑसिलेट कर रहा है इस प्रकार से, तो उसका एक खुद का फ्रीक्वेंसी होगा। और जब उस पर बच्चे को हम बैठाएंगे, मान लीजिए उसको हम लोग एक स्पेशल, सिंपली उसको छोड़ दीजिए, आप डायरेक्टली उसको झुलाइए ऐसे इस प्रकार से, तो स्विंग का जो है खुद का एक अपना फ्रीक्वेंसी होगा जिसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि कोई व्यक्ति एक बच्चे को झूले पे बैठा दे, और बैठाने के बाद जो है कि उसको झुलाने का काम करेगा, तो ये व्यक्ति जो उसको झुला रहा है उसको हम लोग सोर्स बोलेंगे, एक सोर्स प्रोवाइड की जा रही है, इस प्रकार से आपको बताया जा रहा है। तो ये सोर्स जो है उसका क्या बोलते हैं कि ऑसिलेशन कराएगा, तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी आएगी। और अब जो पहले से झूला का जो फ्रीक्वेंसी था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये जो ड्राइवन बाय द सोर्स है, मतलब कोई पर्सन जो उसको झुला रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में अगर बराबर हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि इस यहाँ पर जो ये कंडीशन आ रही है कि दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर हुई, तो इसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जो डीजे साउंड बॉक्स होता है वो उसका खुद का एक मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप हैं, हम हैं, तो हम लोग जब उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारे अंदर भी कंपन आने लगती है ना। अब देखिए पहले कम कंपन होती है, फिर अगर बहुत ज्यादा साउंड को बढ़ा दिया जाता है हम लोग में ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ज्यादा वाइब्रेशन हो जाता है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और डीजे बॉक्स की वो साउंड की फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी तो हम इसको रेजोनेंस कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार से हमारे पास जो आप एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ रहे थे, इसमें भी रेजोनेंस मिलता है देखने को, इसके अंदर भी रेजोनेंस मिलता है, ठीक है। तो इस रेजोनेंस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये रेजोनेंस होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें आपको पता करना है, पहला कंडीशन इस प्रकार से है, इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, मतलब कि अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो फिगर आपको बताया गया था इस प्रकार से बना करके कि इधर हमारा एक्सी रहेगा, इधर हमारा एक्सएल रहेगा, और इधर हमारा कौन रहेगा, आर रहेगा, रेजिस्टेंस, इस प्रकार से। तो इनका जो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाए थे हम लोग फाई लेकर के इस प्रकार से, तो ये एक्सएल माइनस एक्सी होता है। पार्ट 8 में आप इसको देख लीजिएगा अच्छा से। तो अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे इस प्रकार से। जब कैंसिल कर जाएंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, जब ऐसा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए कि आपका जो जेड का फॉर्मूला है ना, जेड इज इक्वल टू जो था आर स्क्वायर प्लस एक्सी एक्सएल माइनस एक्सी, इस प्रकार से था फॉर्मूला, ये जेड का फॉर्मूला होता है। अब जेड का फॉर्मूला ये दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर रूट ओवर बच जाएगा, तो यहाँ पर आर बच जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू ये आपका बच जाएगा। तो ये आपको पॉइंट समझना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक। तीसरा पॉइंट आपको हम समझा रहे हैं, ऐसा जब कंडीशन आएगा एट दिस स्टेज, है ना, एट दिस स्टेज या एट दिस स्टेज, जो फिनोमिनॉन एलसीआर सीरीज सर्किट में आती है उसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। एट दिस स्टेज रेजोनेंस अकर, है ना, इस जगह पर हमको रेजोनेंस अकर्स होता है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस मिलता है। तो रेजोनेंस की क्या कंडीशन है, एक तरह से आप मान लीजिए यहाँ पर आपको हम कंडीशन बता रहे हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको थोड़ा देर में और अच्छा से समझ में आपको आ जाएगा। तो रेजोनेंस का क्या कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए, और जेड को यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से आएगा, तो जब ये गायब हो जाएगा पूरी तरह से यहाँ से, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये मिनिमम हो जाएगा, समझ गए, मिनिमम हो जाएगा इस प्रकार से। तो जो अपोजिशन होगा ये मिनिमम हो जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा वोल्टेज बटा जेड, याद कीजिए फॉर्मूला, इसको लिखवाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा V बटा, क्या बोलते हैं हम लोग, V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप देखिए यहाँ पर कि जब हमारा ये वाला मिनिमम हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम। तो करंट कैसा फ्लो करने लगेगा सर्किट में, मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा। चौथा नंबर आपको जो याद रखना है, जो एम्पलीट्यूड होता है,
एम्पलीट्यूड ये लार्ज एम्पलीट्यूड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, मान लीजिए एक तरह से करंट का ही बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन जो होता है, क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी का एक एम्पलीट्यूड होता है, तो आपको याद रखना है कि एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इस तरह का कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें, ठीक है। और आगे समझिए आप लोग, ये कहानी समझ में आ गया कि अगर ये बराबर होगा तो जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, पांचवा जो कंडीशन आने वाला, इससे हम लोग निकाल करके आएंगे कि एक्सएल बराबर एक्सी है, तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1/c ओमेगा होता है। ओमेगा के साथ ओमेगा चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1/LC हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा बराबर निकालेंगे तो 1/√LC आ जाएगा। इसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे, LC, इस प्रकार से √LC। तो इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसको लिखेंगे तो 2πf और यहाँ पर R लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 1/√LC। तो आपको याद रखना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, है ना, FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन कोई पूछेगा तो आपको बता देना है 1/2π 1 है ना √LC। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो आपको एनसीईआरटी बुक में इसी के बारे में इतना ही चीज आपको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कहानी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, सारा चीज आपको बता दी है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। तो ये आपका है फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे छठा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। छठा पॉइंट देखिए कि क्या है इसमें, छठा पॉइंट। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं cos फाई, जस्ट आप आठवां चैप्टर, क्या बोलते हैं, आठवां पार्ट में आप देखिए cos फाई बराबर आपको लिखा गया है R/Z लिखा गया था फॉर्मूला, ठीक है, R/Z। लेकिन यहाँ Z बराबर देखिए क्या हो चुका है, Z बराबर ध्यान से देखिए R हो चुका है, ठीक है। तो cos फाई बराबर निकालेंगे हम लोग तो R/R हो जाएगा, इक्वल टू +1 हो जाएगा, जो भी है +1 हो जाएगा। तो cos फाई हमारा कितना हो जाएगा, cos फाई का मतलब 1 हो जाएगा, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। जब पावर फैक्टर 1 हो जाएगा इस प्रकार से, तो इसको हम लोग 7वां नंबर में लिखेंगे कि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। मतलब कि रेजोनेंस की जब घटना होगी, है ना, तो उस टाइम ये बराबर होगा, रेजिस्टेंस जो है, इम्पीडेंस जो है मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इतना होगा, cos फाई का वैल्यू 1 होगा, पावर फैक्टर 1 होगा, मतलब कि यहाँ पर एनर्जी लॉस आएगी। समझ गए कि नहीं। और सर्किट कैसा होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। अब आपको डिफिनेशन लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा कि व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस ऑफ द एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। यहां तक हो गया। रेजोनेंस आप लोग पढ़ लिए, रेजोनेंस की कहानी आपको परीक्षा में इतना ही लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और है, इसको मिटा करके आपको बता दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, ठीक ना। थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। देखिए इसमें जो है रेजोनेंस में एक फिगर ड्रॉ करना है आपको, जो आपका बुक में किया हुआ है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, है ना, सिंपल सी बात है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, एक्चुअली में आपको ये पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं, रेजोनेंस कर्व के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आपको बुक में बताया गया है, जो आपको हम बता रहे हैं। किस प्रकार से है देखिए, तो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ की गई है। अभी जो आपको बताया गया था ओमेगा आर के वैल्यू कितना होता है, 1/√LC, इसको रखा जाएगा, ठीक है, इसको रखा जाएगा। और इधर हम लोग ओमेगा को रख लेंगे और इधर हम लोग करंट को रख लेंगे, है ना। और आर का वैल्यू अलग अलग, लेट R1 बराबर कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका है 10 ओम है, R2 बराबर मान लीजिए कि आपका 50 ओम है। ऐसे एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा एग्जांपल देकर के बताया हुआ है। तो इनके बीच में जब करंट के बीच में, और करंट हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा करंट हमारा,
करंट हो जाता है V बटा कितना हो जाता है, Z हो जाता है। समझ गए कि नहीं, V बटा Z। और इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं तो V बटा कितना रखते हैं, R रखते हैं। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो इनके बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ग्राफ इस प्रकार से आता है। देखिए ऐसे ग्राफ आएगा, देखिए इस तरह से, है ना। और भी है, अलग बुक में 3-4 ग्राफ बना करके देगा, और इसको हम लोग लिखेंगे R1 और ये हो जाएगा हमारा 10 ओम। ठीक है। अब इसके बाद एक और ग्राफ हम लोग बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, देखिए इस प्रकार से, है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग सारे बच्चे देखेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है इस प्रकार से, ये मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट करेगा यहाँ पे, है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट करेगा इस जगह से। देखिए आप लोग, तो इसको हम लोग लिखेंगे आई नोट इस तरह से, √2I RMS के बराबर हो जाएगा। ये आई नोट हो जाएगा, यहाँ पर आई लिख दीजिए और ये हमारा आई नोट हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम है तो ये मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका रेजिस्टेंस को आप लोग देखिए, इसका रेजिस्टेंस R2 रखेंगे जो कि 50 ओम के बराबर इस तरह से रहेगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा नॉट, या इसी को हम लोग बोलेंगे ओमेगा आर, या इसी को हम लोग बोलेंगे एफ आर। ठीक है। अब क्या होता है, इधर कहीं पर देखिए एक पॉइंट ऐसे और एक पॉइंट ऐसे मार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहां से इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे, है ना। तो ये भी तो करंट का एक वैल्यू होगा, है ना, ये भी तो करंट का एक वैल्यू होगा। तो इस करंट के वैल्यू को हम लोग IRMS बोलते हैं, इस करंट के वैल्यू को IRMS बोलते हैं, जो होता है आई नोट बटा √2 होता है। ठीक है, आई नोट बटा √2 होता है। मतलब यहाँ पर भी करंट और यहाँ पर भी करंट, ये दोनों करंट का वैल्यू कितना रहेगा, IRMS के बराबर रहेगा। ऐसा एक कंडीशन आएगा। तो यहाँ पर जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट बोलेंगे और इस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 1 कहेंगे, इसको ओमेगा 2 बोलेंगे। ठीक है। काफी दोनों के बीच में पास वैल्यू होता है। तो यहां से यहां तक का जो वैल्यू हमारा, ये वाला जो वैल्यू आएगा और ये वाला जो वैल्यू आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ओमेगा। इसको भी लिखेंगे डेल्टा ओमेगा। ये रिफरेंस लाइन लेंगे तो इससे इधर वाला को माइनस में, इधर वाला को प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग ओमेगा 1 लिखेंगे तो ओमेगा नॉट, और ये हो जाएगा माइनस में डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 रखेंगे तो हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। उधर वाला आगे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है। इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज या हाफ पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो हम लोग के यहाँ पर यही जो फिगर बन करके आता है, इस फिगर हमको ये समझाता है कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसकी करंट कैसी है, रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहे कम, तो इसका करंट कैसा आएगा, मैक्सिमम करंट आएगा। और रेजिस्टेंस ही कैसा है, ज्यादा है, तो इसका करंट कैसा आएगा, तो इसका करंट कम आएगा, मतलब कि मिनिमम करंट आएगा। ठीक है। ये हमको पता चलता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से आप लोग, क्या बोलते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए एक और चीज हम लोग यहाँ से निकालेंगे, है ना। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसको बोला जाता है बैंड विड्थ के नाम से जाना जाता है। ये आपको नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है। बैंड विड्थ इस प्रकार से। तो बैंड विड्थ जब आपको निकालना होगा, पूरा ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बैंड विड्थ किसको कहा जाता है, तो बैंड विड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। तो ओमेगा 2 कितना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा माइनस, है ना, ओमेगा नॉट और प्लस डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। इसको वहां पर हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा, है ना, 2 डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। तो ये बैंड विड्थ का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपको लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप लोग जरूर से जरूर इसको रखिए। ये फिगर होता है, आपको याद रखना है, ऐसा फिगर बन करके आएगा। तो याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा वो शार्प होगा, उसका करंट उतना ज्यादा मैक्सिमम होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व में हमको शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, कौन सा कर्व कितना शार्प है, उसके बारे में जानकारी हमें मिलता है।
ठीक है, चलिए तो वीडियो को आप लोग अच्छा से देखिए, पसंद कीजिए। नेक्स्ट पार्ट 10 में फिर से मिलते हैं, ठीक है ना। जो एसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा, ये सब क्वालिटी फैक्टर भी पढ़ाना था, बट आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए उसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें अगला पार्ट 10 में आपको पढ़ाया जाएगा कि पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन क्या होता है, 3 मार्क्स में आता है, वो आपको बताया जाएगा।